गर्मी की छुट्टी मई और जून में बिहार की तपती गर्मी और क्या तापमान रहता है सब लोग जानते हैं। लेकिन गर्मी की छुट्टियों को गायब कर देना, बच्चे नहीं आएंगे, टीचर्स आएंगे, टीचर्स के लिए वही स्थितियां रहेंगी। छुट्टियां सौरभ जी, 60 छुट्टियां हम लोगों को मिलती थी, जिसमें गर्मी छुट्टी भी इंक्लूड थी। छुट्टियों पर कैंची कुछ इस तरह से आदरणीय सर ने चलाई है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ जायसवाल और एक बार फिर से नए वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। यह है हमारे अजीज मित्र राजेश कुमार सिंह। एक बार लंबे अवधि के बाद पुनः इस वीडियो में एक बार इन्हें लेकर आए हैं। आज के इस सरकारी जो शैक्षणिक व्यवस्थाओं का हाल है उसके ऊपर परिचर्चा करने के लिए इस वीडियो में राजेश कुमार सिंह, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्ते, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शक बंधुओं का। जी एसीएस महोदय के पाठक और वर्तमान सरकारी शैक्षणिक व्यवस्था, ये मुद्दा जो है वो एक तरीके से बिहार में अभी एकदम मतलब बर्निंग इश्यू आप कह सकते हैं इसे। शिक्षक कहीं ना कहीं से एक मतलब मानसिक दर्द कहिए या मतलब अजीब तरीके से शिकार हो रहे हैं। 9 से 5 जहां मुख्यमंत्री एक तरफ बोल रहे हैं कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर 10 से 4 वाला ही माहौल रहेगा, लेकिन फिर जब वो पढ़ाने के लिए जाते हैं तो 9 से लेके 5, उसके बाद क्या कुछ वो कर पाने की स्थिति में रहते हैं। तो क्या कुछ इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? एक सरकारी शिक्षक होने के नाते अगर आपके जुबान से ये बात दर्शकों तक पहुंचेगी तो शायद उनमें वो अपना दुख और दर्द देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप तमाम दर्शक बंधुओं को राजेश कुमार सिंह की ओर से बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुरुआत मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। आप मेरे अजीज़ मित्र हैं सौरभ जायसवाल जी, और परिचय के मोहताज नहीं तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ। देखिए, शिक्षा और जो शिक्षकों की जो मंडली है वह एक कोमल पहलुओं से जुड़ा हुआ यह विभाग है, और इसमें मैं हमेशा आपसे जब ऑफ कैमरा भी परिचर्चा होती है तो मैं कहता हूं कि इसमें तलवार की नोक पर इसमें क्रांति नहीं लाई जा सकती, परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। तो आदरणीय एसीएस साहब कि हम 6 लाख शिक्षक, उनका गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि शायद आदरणीय सर कुछ धरातल पर आकर देख पाते। ठीक है, मैं मानता हूं, अभी मैं परिचर्चा में आगे सारी चीज़ें रखूंगा। मैं मानता हूं कि समाज प्रसन्न है, उन्हें लगता है कि शिक्षकों को पर नकेल कस दी गई है, शिक्षक नहीं पढ़ा रहे थे। लेकिन मेरा मानना है यदि 2003 से नियोजित शिक्षक प्रकाश में आए हैं तो आप बिहार सरकार का डेटा खंगालेंगे तो देखेंगे कि सरकारी शिक्षण जो तंत्र है वो काफ़ी आगे बढ़ा है। फिर हम नियोजित शिक्षक ही थे उस समय, ना ही बीपीएससी वाले थे ना ही कुछ, तो फिर आप उन आंकड़ों को क्यों नहीं देख रहे हैं? और जहां तक अकर्मण्यता की बात होती है तो हर विभाग में 5 से 10% अकर्मण्य लोग होते हैं, लेकिन उसके कारण इस तरह की जो कार्रवाई और जो चीज़ें होती हैं, मैं आदरणीय सर से यही कहता हूं कि शायद इन चीज़ों को धरातल पर लाने के लिए और भी जरिए अपनाए जा सकते थे। जी, जैसा कि आपने मतलब समाज के लोगों के बारे में बोला कि समाज का एक बड़ा तबका शिक्षकों पर नकेल कस दी गई है तो इसलिए खुश है। तो कहीं ना कहीं से मतलब जो सरकारी विद्यालय के जो हालात थे और शिक्षकों के जो हालात थे पहले, जैसे कि एक चलन सा मतलब चल पड़ा था कि नहीं सरकारी विद्यालय में तो पढ़ाई ना ही होती है, ऐसा कुछ। तो जब एसीएस महोदय के पाठक सर जब आए तो उसके बाद नो डाउट की व्यवस्थाएं सुधरी, सब कुछ हुआ। लेकिन एक टाइमिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो टाइमिंग को इस तरीके से करना, एक तरफ मुख्यमंत्री का आदेश कि चलो 10 से 4 होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जब सरकारी शिक्षक जब विद्यालय में जाते हैं तो नहीं, आप ढाक के 3 पात, वही चीज वही स्थितियां। तो ये 9 से 5 विद्यालय अगर होती है तो फिर दिक्कतें क्या क्या आती है? इस वीडियो के माध्यम से आप दिक्कतें बताइए ताकि दर्शकों तक पहुंचे और आम जनता को भी इससे सहानुभूति हो जाए कि नहीं 10 से 4 वाला टाइमिंग थोड़ा सही था और 9 से 5 थोड़ा सा जाती हो रहा है। देखिए, जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, बहुत ज़्यादा हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाते रहे सड़क से संसद तक, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया होते हैं, जब उन्होंने
सदन के बीचों बीच यह बात रखी तो आशा की किरण कौंध गई कि अब तो निश्चित रूप से यह बात होगी। साथ ही साथ तात्कालिक शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का भी बयान आया, तो हम लोगों को लगा देखिए 9 से 5, अब सौरभ जी सच कहिए तो अपने आप को ढालने का प्रयास किया है। अब 8:30 से 8:35 तक विद्यालय के लिए हम लोग निकल जाते हैं और शाम में वहाँ से लौटते वक्त लगभग घर पहुँचते 5:20, 5:30, 5:30 तक हो जाता है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो 9 घंटे की यह जो जर्नी होती है और पहले 6 घंटे विद्यालय हम लोगों के लिए खुला रहता था और बच्चों के लिए 9 घंटे की जब जर्नी होती है, थक हार कर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में कोई अंतर नहीं रह गया। यह विभाग मैं बार-बार कह रहा हूँ कोमल विभाग है। और मैं क्या कहता हूँ, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग भी पढ़े हैं 10 से 4, उससे थोड़ा सा पहले शिक्षक 10-15 मिनट पहले आएंगे, 10-15 मिनट बाद जाएंगे। हालांकि देखिए, मैं मानता हूं कि हम ही में से कुछ लोग जो 10 बजे 11 बजे जाते होंगे 2-2:30 बजे तक निकल जाते होंगे, तो मेरा कहना है कि वो उनके कारण हम सभी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। और समाज को क्या लगता है सौरभ जी की अरे मास्टरवा को, जो ये शब्द मास्टरवा को तो एकदम अरे घर की नौकरी है, तमाम तरह की छुट्टियां हैं, होली दिवाली में परिवार के साथ रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर, और उसके बाद उनको लगता है ना कि 6 घंटे मतलब काम करके आते हैं, 35 से 40 हज़ार उठाते हैं, अरे इससे बड़ा तो वो कहीं ना कहीं एक मानवीय जो एक स्वभाव होता है, जलनशीलता, उस टाइप से है। हालांकि मैं उन्हीं समाज वालों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जब किसी भी विभाग में कुछ अति होता है तो आपको आवाज उठानी चाहिए मर्यादा में रहकर। मैं ये नहीं कहता हूं कि आदरणीय पाठक सर की सारी चीजें गलत हैं, लेकिन कहता हूं ना कि अति सर्वत्र वर्जयेत, ये मेरी वाणी नहीं है, ये शास्त्र कहता है, ये हमारे महात्मा जो बुद्ध भगवान हुए वो कहते हैं कि वीणा के तार को इतना न कसिए कि वह टूट जाए और इतना ढीला न छोड़िए कि उससे स्वर ही न निकले। तो ये आखिर बुद्ध जी को मैं नहीं झुठला सकता, मैं शास्त्र को नहीं झुठला सकता, मैं पूर्वजों की जो शैक्षणिक व्यवस्था की जो टाइमिंग थी मैं उसको नहीं झुठला सकता। मैं साधारण सा एक इंसान हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन मैं यही कहता हूँ, हे पाठक सर, आपके आने से क्रांति तो हुई है, लेकिन आप यदि आएंगे, आपके हो सकता है आपके सामने, आपके समक्ष लोग नहीं कह रहे हों, लेकिन मैं बतौर शिक्षक कहता हूं, हालांकि आपका जो ये होता है कि आप वेतन काट देते हैं, चाहे ये हम लोग निर्धन शिक्षक हैं, क्या है 30 से 35 हज़ार कमाते हैं, कभी कभी तो रोना आता है, उसमें आधे लोन में चले जाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें के बाद लगता है कि मैं क्या हासिल कर रहा हूँ। तो लगता है उसके बाद एक जो खुशहाली थी कि चलो शनिवार हाफ डे होता है, मैं कुछ बैंकिंग का कार्य कर लूंगा या कुछ अन्य कार्य कर लूंगा, तो अब लगता है 5 बजे के बाद कोई संस्था खुली नहीं रहती है, संडे को वो सारी संस्थाएं बंद रहती हैं। आपने जो कुछ छुट्टियां थी उसको भी काट दिया, गर्मी छुट्टी भी नहीं देने की बात है। तो हम लोगों को कभी कभी लगता है कि जंजीर में बंध गए हैं और फिर लगता है कि बस ईश्वर पर परम आस्था है। और पाठक महोदय, यदि आप सुन रहे हैं तो आप पर भी आस्था है, आप कभी तो हम लोगों के दर्द को समझेंगे। हमारे होली में 25 तारीख को बहुत सारे शिक्षकों के कुर्ते फाड़ दिए गए, ये कुर्ता फाड़ होली उनके लिए रही। उसके बाद बहुत सारे लोग घायल हो गए, और मैं तो कुछ ऑन कैमरा कह भी नहीं सकता कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो क्या क्या नौबत आई, जिसको दबा भी दिया गया। मैं खुद अपने विद्यालय की बात करता हूँ, वहाँ पर कुछ बच्चे आ गए, कुछ टोली आ गई, हम लोगों ने कहा मर्यादा में रह के आप होली खेल लीजिए, हम लोगों ने होली वहां पर खेली, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि यह सनातन धरती है और ऐसी धरती है सर्वधर्म सम। हम ये नहीं कहते हैं कि मैं सनातन की बात कर रहा हूं, यहाँ पर भारत में जन्मे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी सनातनी हैं, सभी यहाँ पर चाहते हैं, सब ये एक रंग बिरंगा यह मतलब ये वातावरण वाली यह भूमि है, लेकिन कहीं ना कहीं तलवार लटकी हुई लगती है। तो हे पाठक महोदय, मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप कम से कम, अच्छा मुझे वह भी दौर याद है सौरभ जी, मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूं, कि ठंड में कहीं से बच्चों के साथ दुर्घटनाओं की खबर आई है ना, उसके बाद वो चंद्रशेखर जी डीएम साहब ने कहा कि नहीं, वो बंद रहना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन आपने खुलवाया, चीजें घटित हुई
अब ठीक है, शिक्षा में क्रांति चाहिए, लेकिन हम बिहार को ऐसा करके केरला से आगे नहीं ले जा सकते। मैं सीसीआरटी ट्रेनिंग में 15 दिनों के लिए गया था। वहाँ के सारे लोग बोल रहे थे कि यार तुम्हारे बिहार में गजब की चर्चा हो रही है, हम लोगों के यहाँ तो स्मूथली चल रही है। फिर जब एक ही शैक्षणिक कानून से सारा देश संचालित होता है, शिक्षा विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, तो बिहार इससे इतर कैसे हो सकता है? और यह कोमल विषय है। मैं और बिल्कुल, ये एक शिक्षक का दर्द है दर्शक बंधु। अभी जो आप सुन रहे हैं, ये एक खुद भी एक सरकारी शिक्षक हैं और इनके बुखार बिंद से जब ये चीज़ें आप तक पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं से आप इनकी पीड़ा महसूस कर रहे होंगे। नो डाउट, बिल्कुल ये सत्य कथन है। अन्य विभाग की नौकरियां और शिक्षा विभाग की जो नौकरियां होती हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। शिक्षक भावनाओं से चलते हैं। शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए उनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से अगर जैसा कि आपने अभी बताया कि भाई 9 से लेकर 5 तक की जो टाइमिंग है उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा और खास के महिला शिक्षकों को तो निश्चित रूप से और दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से एसीएस महोदय के पाठक सर तक जब ये वीडियो पहुंची, अगर पहुंच जाए किसी कारणवश, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे कि जो टाइमिंग थी पहले 10 से 4 बजे तक की टाइमिंग, वही प्रासंगिक थी शिक्षा विभाग के लिए। और 9 से 5 में बहुत लोगों को दिक्कतें हो रही है। किसी का दूर घर पर जा रहा है, तो फिर जैसा कि बताया इन्होंने कि भाई 5 बजे आने के बाद किन किन दिक्कतों का सामना करता होगा। तो नो डाउट ये बड़ी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे यह है राजेश जी कि गर्मी की छुट्टियां, अभी ये चीज़ें गर्मी की छुट्टी मई और जून में बिहार की तपती गर्मी और क्या तापमान रहता है सब लोग जानते हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टियों को गायब कर देना, बच्चे नहीं आएंगे, टीचर्स आएंगे, टीचर्स के लिए वही स्थितियां रहेंगी, छुट्टियां गायब। इसको लेकर के आप कुछ ऐसा बोलिए, बोल तो आप रहे हो लेकिन वो लाखों शिक्षकों की आवाज़ हो। सौरभ जी, 60 छुट्टियां हम लोगों को मिलती थी, जिसमें गर्मी छुट्टी भी इंक्लूड थी। छुट्टियों पर कैंची कुछ इस तरह से आदरणीय सर ने चलाई है, जैसे आपको याद होगा रक्षाबंधन में हम लोगों को विद्यालय जाना पड़ा था। उसके बाद जो पहली तिथि होती है जनवरी की, जिसे आंग्ल नववर्ष ही सही, लेकिन जब कैलेंडर बदलता है तो वो नया साल ही हो जाता है पूरे विश्व के लिए, तो उस दिन जाना पड़ा था। उसके बाद मकर संक्रांति में हम लोग गए थे, है ना। उसके बाद जैसे महापर्व जो छठ है ना, दिवाली से छठ तक हम लोग छुट्टियों में रहते थे। नवरात्रि में 10 दिन मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोग करते हैं, उसमें शिक्षक शिक्षिकाएं भी शामिल होते हैं, लेकिन शिक्षिकाएं शामिल होती हैं, शिक्षक शामिल होते हैं, लेकिन उनमें भी उन्होंने कटौती कर दी। नवरात्रा का यह पावन त्यौहार, उसमें उन्होंने कटौती कर दी। तो तमाम चीज़ों को लगता है, देखने के बाद लगता है मुझे कि चलिए अब तो नियति बन गई है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बात भी सर ने नहीं मानी, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी की बात नहीं चली, अभी महामहिम राज्यपाल जी की भी कुछ पत्राचार सुर्खियों में रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब उन लोगों की बातें, ईमानदार सर हैं, जब नहीं मान रहे हैं, तो मैं तो एक अदना सा शिक्षक हूं, जो है बस इन्हीं चीज़ों से हम भरण पोषण करते हैं अपने परिवार का, और कोशिश करते हैं कि हे प्रभु बेदाग रहते हुए और कार्यकाल पूरा करूं। लेकिन जो भी मुझे याद है सौरभ जी, गर्मी की छुट्टी जब चर्चा चली है, तो मैं एकदम एक पावन हृदय से मैं मेरी बात भावुक हो रहा हूँ, हृदय से लग रहा है कि मैं गर्मी की छुट्टी थी, जनवरी का वो महीना, क्षमा चाहेंगे, जून का महीना था, हम लोग ससुराल थे। तो वहाँ पे पेपर में आया था कि एसीएस के रूप में के पाठक जी का जो है शिक्षा विभाग वो ज्वाइन करेंगे। तो हमारे धर्म पिताजी यानी कि ससुर जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि पाठक जी आ रहे हैं शिक्षा विभाग में। अरे ये तो तब तो बहुत कड़क हैं, तब तो ये हिलाकर रख देंगे। वो शब्द मुझे याद भी आता है, बाद में भी मैंने हाल फिलहाल उनसे धर्म पिताजी से मैंने मुलाकात की थी, तो वो बोल रहे थे, मैंने उनको याद भी दिलाई थी वो बात कि आपने जो कहा था वो तो अक्षरशः कुछ ज़्यादा ही साबित हुई वो बातें। तो ये जिस भी विभाग में जाते हैं, ठीक है, ड्राई ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हर विभाग और शिक्षा विभाग में, फिर कहता हूं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक के अंदर वो डर जो है, डर का माहौल, भय का माहौल, वेतन कटने का माहौल, ये 9 से 5 का माहौल, ये छुट्टियों का माहौल, उन्हें कुछ ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चा होना होता है, और बच्चा निर्मल होता है, कोमल होता है, लेकिन कठोरता जो उन्होंने वयस्कता जो ला दिया है, खामखा जो थोपा गया है। मैं फिर से कहता हूं कि धरातल पर मैं समझता हूं कि लगता होगा डेटा दिया जाता होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर सभी डरे हुए हैं, डेटा होता होगा। मैं मानता हूं 25% क्रांति हुई है, लेकिन 75% मैं समझता हूं और पीछे हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है
कि जब मिशन दक्ष चलता है तो जो बच्चों को, जिन बच्चों को मैं रोकता हूं, उन बच्चों में से अधिकांश कहते हैं सर ट्यूशन जाते, सर सब चला गया, मैं कैसे कैसे रुकूं सर। फिर भी उनको कहते हैं नहीं नहीं तुमको पढ़ना होगा। वो पढ़ते हैं तो तन वहां रहता है, मन रहता है कि जाके थोड़ा 1 घंटा खेलते। और खेलना भी पढ़ाई में शामिल है। 9 से 5 बच्चे रहेंगे, कब खेलेंगे? 9 से पहले वो खेल नहीं सकते, 5 बजे के बाद शाम हो जाती है। तो मैं बताता हूँ कि 4:15, पौने 4, 5 बज जाते होंगे बच्चों को भी, जो दक्ष में रुकते हैं उनको जाते रहते हैं घर पे। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं यही कहता हूँ कि सर को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। और बाकी अगला सवाल का इंतजार है। क्या ऐसी भी स्थितियां आन पड़ी है नियोजित शिक्षक और बिहार लोक सेवा आयोग से जो परीक्षाएं हुई है 3, 2, 1, 2, 3 ये सब जो परीक्षाएं हो रही है, उसके बाद जो शिक्षक जो वहाँ पे जा रहे हैं, तो नियोजित शिक्षक और बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षक, क्या इन दोनों के बीच एक मतलब बड़ा खाई भी पैदा हो रहा है? वहाँ पे जाने पर क्या माहौल पैदा हो रहा है? लोगों में एक बड़ी भिन्नताएं नजर आ रही है कि भाई ये तो नियोजित शिक्षक, अच्छा ये बीपीएससी पास वाले शिक्षक हैं। तमाम तरह की न्यूज, जो प्रश्न पत्र लीक होना, या फिर जब वो टीचर्स आते हैं, मतलब बीपीएससी पास होकर जब टीचर्स आते हैं, आप उनकी गुणवत्ता को देखते होंगे, आप खुद ही एक गुणी शिक्षक हैं, जब आप उनको देखते होंगे तो आपको क्या लगता है कि नियोजित शिक्षक और बीपीएससी उत्तीर्ण होकर के जो शिक्षक हैं, उन दोनों में मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा अंतर है, या फिर वही चीज़ें हो रही हैं जैसे पहले थी? और कई वीडियो भी वायरल होती रहती हैं बिहार के शिक्षकों के संदर्भ में। कई सारी वीडियो, नेगेटिव वीडियो वायरल हुई कि भाई टीचर्स को सही ढंग से स्पेलिंग नहीं आ रहे हैं, तो भाई उनको फंडामेंटल नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुखिया जी के द्वारा जो बहाली हुई, इसमें बहुत सारे, मतलब ये आपको मानना पड़ेगा कि कुछ ऐसे शिक्षक आ गए थे जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बदनाम किया था। तो इन सारी चीजों को लेकर के आप मतलब क्या सोचते हैं, वीडियो के माध्यम से आम जन तक पहुंचे? देखिए, मैं फिर कहता हूं, सरकार ने जब जो व्यवस्था रखी हम शिक्षकों के योगदान को लेकर, हम उन माध्यमों से हम आए। अगर मुखिया जी की बात कहें या फिर वो जो प्रमाण पत्र के जरिए आने की बात थी, तो हम लोग उस तरह से आए। मैं व्यक्तिगत, सौरभ जी आपको पता है कि टीईटी, जिसमें कि ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा हुई थी, और उसमें लाखों लाख लोग शामिल हुए थे, और बमुश्किल 3 से 4%, शायद 23 या 24 लाख लोग शामिल हुए थे अभ्यर्थी, और 2.5 से पौने 3% लोग उत्तीर्ण हुए थे, उसमें हम लोग शामिल हैं। तो मैंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि जो हमारे बड़े भाई हैं वो मुखिया जी वाले हैं, नियोजित हैं, और मैं टीईटी हूँ, नहीं। हम, या फिर अभी जो अभी रिसेंट जो बीपीएससी वाले भाई बंधु आए हैं वो बीपीएससी वाले, नहीं। हम सभी प्रथमतः और अंततः शिक्षक हैं। और मैं आपको फिर कहता हूं कि जो शिक्षक होंगे ना, जो शिक्षक होंगे, उनका वैल्यू समाज भी उनको सराहेगा। और चाहे वो बीपीएससी से आए, वो यूपीएससी से आए, किसी भी तरीके से आए, उन्हें उनकी गुणवत्ता माननी पड़ेगी। हमारे विद्यालय में जो है 10 लोग आए हैं नए, लेकिन सभी हमें सहयोग और प्यार मिलता है, पूरे विद्यालय को मिलता है। और वो कभी ऐसा लगा नहीं कि उनको लगा कि ये राजेश ये प्रॉपर नहीं है, ये ऐसे ही आ गया होगा। मिलता है। जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी कद्र, उनका वैल्यू वो करते हैं। नहीं, जब स्कूलों में जाने के बाद बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षक और नियोजित शिक्षक, या अन्य जो मुखिया जी के द्वारा जो बहाल हुए हैं, इनमें एक मतलब जाति सी पट जाती है, अंदर ही अंदर राजनीतिक चीजें चलने लगती है, ऐसा कुछ माहौल रहता है विद्यालयों में। देखिए, अब अब मान लीजिए, जैसे हम लोग टीटी के थ्रू गए थे, तो कभी बातें आती थी, यार ये टेट सब आया है, सुधर जाएगा धीरे धीरे, ये अभी खूब पढ़ा रहा है ये। लेकिन मैं कहता हूँ, पुराने वाले, हम वाले, सब में जो पढ़ाने वाले हैं वो तब भी पढ़ाते थे, मतलब पढ़ाते थे, आज भी पढ़ा रहे हैं, कभी नहीं। लेकिन जो सिर्फ गॉसिप से जिसके कारण शिक्षा विभाग में पाठक जी को लाया गया, मैं उन लोगों को फिर से कहता हूं कि आपके कारण, नहीं कहते हैं कि गेहूं के साथ वो घुन पीसने वाली बात, तो आप ही के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हर विभाग में लोग हैं। हाँ, यहाँ पे हर विभाग में 5 से 10%, यहाँ 15% होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सीधी डंके की चोट पे कहता हूं, आदरणीय पाठक सर भी सुन रहे हैं, मैं वहां भी उन तक भी बात पहुंचाना चाहता हूं कि यदि मैं बतौर शिक्षक 100%, 100% बच्चों को नहीं देता हूं, 9 से 5 वो बच्चे हमारे बच्चे होते हैं, और बाद में भी हमारे बच्चे होते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं आराध्या और आर्यांश, वैसे ही वो हमारे बच्चे हैं। यदि हम उन्हें 100% अगर ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों को भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मेरा यह मानना है। यदि हम उन बच्चों के भविष्य के साथ खेलेंगे, तो हमारे बच्चों का भविष्य भी शायद नहीं संवर पाएगा। तो मैं यही लेकर पाठक जी तक चाहता हूं, पाठक जी आगे नहीं रहेंगे या रहेंगे, तब भी मैं ये मान के चलता हूं। मैं यही
सोच के चलता हूं कि एक हैं जो सबसे बड़े पाठक जी हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, और वो हैं हमारे परमपिता परमेश्वर। वो सब कुछ दे रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा जी। T1 और T2 परीक्षाएं हुई और उससे उत्तीर्ण होकर जो महोदय, तो आप दर्शकों के सामने खुल के बताइए, कोई बात नहीं है, ये आम जनता तक पहुंचेगी। और एक शिक्षक होने के नाते जब आप उन युवाओं को आप देखते हैं, एक मेजरमेंट करते हैं जब मन ही मन, तो आपको क्या लगता है कि टीईटी वाले इससे ज्यादा टैलेंटेड थे या बीपीएससी वाले ज्यादा टैलेंटेड है? अच्छा, पहले जो शिक्षकों की टोली हुआ करती थी, शिक्षकों की जो समूह हुआ करती थी, उसमें कुछ कम प्रतिभा संपन्न लोग भी आ जाते थे। तो क्या बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मतलब सारे लोग टैलेंटेड है, सारे लोग प्रतिभा संपन्न है, या उसमें भी कुछ ऐसे लोगों की बहाली हो गई कि कुछ संशय की स्थितियां बन रही है? आप बोलिए इन चीजों को। देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो TRE 3 की जो परीक्षा है वो रद्द नहीं होती। तो सब कुछ तो है। देखिए बिहार में या उत्तर प्रदेश में या फिर अन्य जगहों पर जहां बेरोजगारी चरम पर है ना, वहां जुगाड़ के जरिए लोगों का आना जाना रहेगा ही। लेकिन बस यही, चाहे वो कितने भी सख्त पदाधिकारी आ जाएं, लेकिन वो चीजें घटित हो जाती हैं। अब आप अपने क्वालिटी की बातें कही हैं, तो सब लोग मानते हैं कि जो पुराने वाले में भी हैं और टीईटी वाले तो 100% लोग कहते हैं, उन लोग सब बीपीएससी वाले बंधुओं के बकौल उनके माध्यम से ही मैं ये बात कह रहा हूं कि वो टीईटी वाले को और पुराने लोगों में से भी जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी प्रशंसा, वो भूरी भूरी प्रशंसा वो करते रहते हैं। अब आ जाइए बीपीएससी वाले, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। उनमें भी कुछ ऐसे हैं, मान लीजिए जो आरक्षण कोटि का जो है वो पालन करना पड़ेगा, तो मान लीजिए एक 40 मार्क्स के साथ आ गए हैं और एक जो है सो 120 मार्क्स के साथ आए हैं, तो दोनों में कुछ तो स्वाभाविक सी बात अंतर तो रहेगा ही। तो मैं तो हमेशा से मानता हूं कि कुछ ऐसे विभाग हैं, रक्षा विभाग है, आपको शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कुछ ऐसे विभाग है जहां लगता है मुझे कि शायद आरक्षण नहीं ही होता, और होता तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कोई फिर विवादित चीजों को कह रहा हूं, कि मतलब लगता है क्वालिटी वाले लोग आते, जो एक पैमाना होता उसी पैमाने से सब छन कर आते। ऐसा नहीं कि 40 वाले आते और 99 वाले छंट जाते, या फिर 110 वाले 1-2 आते और 40 वाले अधिक आते। मैं सबके लिए कह रहा हूं कि वो एक पैमाना होता कि नहीं सभी 40 पर आते, 60 पे आते, 70 पर आते, ऐसा होता ना, तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का में 4 चांद लग जाता जी। तो शायद बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक बंधु, अब समय हो चुका है, इस वीडियो की परिचर्चा आप तक पहुंचेगी और नो डाउट कि एक शिक्षक की आवाज़ शायद लाखों शिक्षकों की आवाज़ पहुंचेगी। और मैं तो चाहता हूं, बाकी हम सब चाहते हैं कि ये वीडियो ACS महोदय के पाठक सब तक पहुंचे, और जो भी शिक्षकों में जो मतलब उनके अंदर जो भावनाएं उमड़ रही है वो शायद उन तक पहुंच जाए और शायद ये दुख दर्द खत्म हो जाए। बाकी हम सभी चाहते हैं कि बिहार में एक बेहतर शैक्षणिक माहौल का निर्माण हो सके। हम बात कर रहे थे वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्थाओं के ऊपर, सरकारी शैक्षणिक व्यवस्था है उनके ऊपर। जाते जाते सर के लिए मैं कहूंगा, और साथ ही साथ अपने बच्चों की ओर से कहूंगा कि सर कभी आप हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलथारा, जो मोहिउद्दीन नगर के अंतर्गत समस्तीपुर जिला में पड़ता है, आप आइए, और वहां के बच्चे आपको सिर्फ आते ही, जब आप आएंगे तो स्वागत में यही कहेंगे, वो कहेंगे, आज से नहीं कह रहे हैं, वो वर्षों से कह रहे हैं कि अच्छे बच्चे हम बनेंगे, दुनिया में हम नाम करेंगे, माता पिता का काम करेंगे, गुरु जी को प्रणाम करेंगे, हे पाठक जी आपको प्रणाम करेंगे, और भारत का सम्मान बनेंगे। तो यही कहेंगे हमारे बच्चे। चलिए अब इस परिचर्चा को देते हैं विराम, और अब अपने दोस्त सौरभ जायसवाल और राजेश कुमार सिंह को दीजिए इजाजत। दर्शक बंधु, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज कमेंट करके कमेंट पे अपना प्यार बरसाइएगा, अन्य लोगों तक भी पहुंचाइएगा। और हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर के किसी भी अन्य टॉपिक पे भी परिचर्चा करें और वो बातें आप तक पहुंचाए, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें वो टॉपिक सुझाइएगा, आप हमें वो विषय बताइएगा। आगे की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन बिंदुओं को, इन विषयों को, इन टॉपिक को समेट कर हम आप तक पहुंचाएं। और अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।